दगड़ियों नमस्कार। इस बीच जब मैंने ये वीडियो श्रृंखला शुरू की तब से अब तक कुछ वरिष्ठ साहित्यकारों की रचनाओं और उनकी विशेष काव्य कृतियों की बात मैंने आपके सामने रखी है। साथ ही कुछ अपनी कविताएं भी आपको प्रेषित की हैं। इस श्रृंखला में एक कड़ी आज फिर जोड़ रहा हूं, किंतु इस बार चर्चा है गद्य साहित्य की। एक रचना है मेरे सामने, देखिए। दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र, समय साक्ष से प्रकाशित गांव के बयान, और कलमकार हैं डॉक्टर प्रीतम अपछान। दोस्तों, मुझे कई मायनों में एक विशेष रचना लगी है, तो इसलिए मैं इसकी बात लेकर आपके सामने हूं। तगड़ियों, गांव के प्रति प्रेम को, गांव के प्रति अपनी भावना को, गांव में रह रहे हम लोग प्रत्येक दिन गाड़, गधेरों, नौलों, डांडा काठों के सुखद स्पर्श से अभिभूत होकर या गांव से बिछुड़कर दूर रहने वाले लोग उससे उत्पन्न दुख से दुखी होकर व्यक्त करते हैं, और अधिकतर जो आश्रय लेते हैं वो कविता का लेते हैं। किंतु इस बार अपछाण जी ने, मूल रूप से गढ़वाली कवि हैं अपछाण जी, उन्होंने इस बार गांव का पक्ष गांव के ही माध्यम से रखने के लिए कविता का आश्रय नहीं लेकर गद्य का आश्रय लिया है, और पलायन और गांव के बदलते स्वरूप को भली भांति गांव के माध्यम से ही व्यक्त करने की कोशिश इस पुस्तक में उनके द्वारा हुई है। गांव के बदलते परिदृश्य पर लेखक की कसक गद्य रूप में उसके विचारों और सोच के साथ तो व्यक्त हुई ही है, किंतु कविता जैसी भावुकता, ताजगी भी मैंने रचना में कई जगह पर देखी। देखिए एक झलक। कवि लिखता है, बसंत की चौसेरी ऋतु मुझ जैसे निर्जीव गांव में भी सरसराहट पैदा कर देती थी। उलमुले दिनों वाले वे चुलमुले महीने, फूलों की धरती व सुगंधित आसमान, अखरोट की टहनियों में घुघती के स्वर, बनों से कफू और काफल पाकू की छिपी आवाजें, खेतों व मेड़ों में प्योली के पीले फूल किसी का भी मन हरण कर लेते थे। बनों में बुरांस के पातल खिल उठते, लाल भोकारिया बुरांसों की छटा से बनों के साथ मनु की भी शोभा चौगुनी हो उठती। मनुष्यों की देह में आलस पसर जाता, दसों दिशाओं में कामदेव के बाण तने रहते। दगड़ियों, 4 परिच्छेदों में बटी इस रचना के सभी परिच्छेदों के मुख्य मुख्य अंश आपके सामने पढ़ूंगा। किंतु पहले कॉन्सेप्ट है क्या, पूरी रचना कहना क्या चाहती है, आओ इसे समझें। तो लेखक का विचार है कि गांव के बदलते परिदृश्य पर और उसमें जो भी बदलाव हुआ है, सकारात्मक नकारात्मक ही ज्यादा हुआ है, ये तो हम सब जानते हैं। और इसके लिए हमने गांव पर ही आरोप लगाया, कहा कि या तो तू साजिश कर रहा है लोगों को भगाने की, या फिर सक्षम नहीं है लोगों को रोक पाने के लिए। और इस आरोप के प्रत्युत्तर में गांव अपने बयान यहाँ पर दर्ज कर रहा है। पूरी रचना में बस गांव ही गांव कह रहा है कि क्या घटा, क्या सहा उसने अपनी स्थापना से अब तक। समय की अदालत के कटघरे में खड़ा गांव, मैंने किसी को खींचकर न अपने पास बुलाया, न धक्के मारकर बाहर निकाला, कह के अपने निर्दोष होने को साबित करता है। तो ये कहकर अपना प्रेम भी उड़ेल कर हम सबके सामने रख देता है। लेखक ने लिखा है, मैं अंतिम सांसों तक आंखें झपकाता रहूंगा, अपने लोगों का आह्वान करता रहूंगा कि रोज न सही कभी कभार ही मेरी पितृ कुड़ियों के ताले खोल जाया करें। जीवन की सिर्फ एक रात मेरे थानों में झोड़ा चाचरी लगा जाया करें। एक घलताक मेरी डांडियों, नदी, गधेरों, तालाबों में नहा जाया करें। दगड़ियों, इस रचना को पढ़ते पढ़ते मेरे मन में भी कुछ जिज्ञासाएं जगी, और समाधान के लिए मैंने लेखक से ही बात की। नमस्कार सर। नमस्कार। इस बीच मैंने गांव के बयान पढ़ी, बहुत अच्छी लगी। गांव की प्रत्येक समस्या को या यूं कहें जो भी हम गांव झेल रहा है, उसी के माध्यम से आपने बहुत बेहतर तरीके से रखा है। कुछ सवाल मेरे मन में आए, जिसमें से पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि गाड़ धाड़ पेड़ पौधे, जैसे आपने लिखा भी है कि निर्जीव गाँव, तो सवाल मेरा यह है सर कि गाड़ धाड़ पेड़ पौधे डांडा कांटों का कुल योग गाँव और प्राणी मात्र को पनाह देता गाँव, सारी चेतनता समेटे अचेतन गांव और निर्जीव गांव,
तो समय की अदालत के कटघरे में खड़ा निर्जीव गांव क्यों? छोड़ने, बेचने, लूटने, खसूटने वाला तथाकथित विवेकी मनुष्य क्यों? ये बहुत बढ़िया प्रश्न अधिकारी जी आपने पूछा है। दरअसल जो आरोप लगाया गया है वो गांव पे लगाया गया है, किसी व्यक्ति पे नहीं। गांव पे आरोप है कि उसमें अब सामर्थ्य नहीं है, कहीं न कहीं हम बचना चाह रहे हैं सर। लोगों को यहाँ रोके रखने की सामर्थ्य नहीं रही। दूसरा आरोप ये है कि वो लोगों को यहाँ से भगाने की साजिश कर रहा है। तो वो कोई एक चालाक या एक सीधा या किसी भी टाइप का व्यक्ति नहीं है, इसलिए गांव अपने बयान दर्ज कर। तो दोस्तों, पहले परिच्छेद में बात है गांव के बसने की, जिसमें बात घास से ढकी छत, मिट्टी की कच्ची दीवार से लेकर प्लस्तर पुट्टी किए गए पक्के दीवारों तक की है। साथ ही विभिन्न परिवर्तनों की बातें पहले परिच्छेद में हैं। जब हम पहाड़ों पर मकान बनाते थे तो गौरैया के लिए उसका हिस्सा निकालते थे। इतनी सूक्ष्मता में कभी गया है, यद्यपि हमारे पूर्वजों के लिए सूक्ष्म बात नहीं थी, एहसान वाली बात नहीं थी। आज लेकिन ये सब कुछ नहीं देखता और विलुप्त पर्याय वो गौरैया यहाँ पर हो रही है, तो उसकी बातें भी लेखक ने उठाई है। दूसरे परिच्छेद में गांव के अप्रतिम सौंदर्य की बातें हैं, वनस्पति की बातें हैं, पेड़ों फसलों की बातें हैं और ऋतुओं की बातें हैं। शब्दों से उभरा एक चित्र आप देख सकते हैं। चौक, आंगनों में, ओखलियों में लबालब भरे पानी को दोनों हाथों से छपाछप पीटते बच्चे और दूर दूर तक उड़ते छींटे दोनों याद हैं। बहते पानी में कागज की न जाने कितनी नावें आज तक चल चुकी हैं, न जाने कितने नाविक इन्हीं चौकों में भीग गए हैं, न जाने कितने हाथों ने छत से टपकती पंधारियों पर बर्तन भरे हैं। मेहल गिंदाड़ों के कितने घराट चौमासी धाराओं में बच्चों के हाथों में घूम चुके हैं। इसका कोई हिसाब नहीं। झड़ती बारिश में अचानक चली हवा ने जब छतरियां उलट दी, तब बच्चों के साथ मेरी भी हंसी बंद नहीं हुई।